हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुणेश अवस्थी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए आज हम देखते हैं मतलब अम्ल, क्षार और लवण के कुछ अम्ल और क्षार लवण के बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो OH- आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लवण कहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ अम्ल क्षार के नाम जानेंगे, उनका केमिकल फार्मूला जानेंगे और उनका व्यवहारिक नाम क्या होगा, उनका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र उसका H2SO4 होता है। इसे नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, गंधक का अम्ल कहते हैं, यानी कि सल्फर का अम्ल कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो उर्वरकों के रूप में होता है, यानी कि फर्टिलाइज़र के रूप में होता है। जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया के निर्माण में, ठीक है, बैटरियों के निर्माण में, कागज़ हुआ, रंग हुआ, कपड़े आदि उद्योग में इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जानते हैं, किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा है नाइट्रिक अम्ल। फार्मूला क्या होता है, HNO3 होता है, और इसे हम लोग सोरे का अम्ल कहते हैं। इसका यूज काहे में होता है, अम्लराज बनाने में। अम्लराज क्या होता है, अम्लराज एक ऐसा अम्ल है जो मतलब सोना चांदी, और सोना हुआ, चांदी हुआ, ठीक है, इन धातुओं को अपने में घोलने की कैपेसिटी रखता है, तो उसे हम अम्लराज कहते हैं। अमोनियम नाइट्रेट आदि जैसे उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, और सोने चांदी को शुद्ध करने में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका ये हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल। तो हम लोगों ने नाइट्रिक अम्ल का उपयोग पढ़ लिया। नाइट्रिक अम्ल में एक आया था कि अम्लराज बनाने में, तो अम्लराज का जो फार्मूला होता है वो HNO3 इंटू 3HCl होता है। क्या होता है बच्चों, HNO3 इंटू 3HCl होता है। ये अम्लराज का फार्मूला आता है। ठीक है, और जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है इसका यूज हम लोग पटाखे आदि बनाने में भी करते हैं। पटाखे बनाने में हो गया, अन्य विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रो टाइलून होता है, डायनामाइट जैसे विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। दूसरा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला HCl होता है, और इसे हम लोग नमक का अम्ल कहते हैं। और इसका अगर घरेलू यूज देखा जाए तो टॉयलेट, ठीक है, टॉयलेट की सफाई आदि में किया जाता है। व्यवहारिक स्तर पर इसका यूज क्लोरीन बनाने में किया जाता है और नमक के शोधन में किया जाता है। अगला हमारा अम्ल है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है, और इसे नॉर्मली हम छिड़के का अम्ल कहते हैं। और इसका घरों में यूज अगर देखा जाए तो अचार बनाने में किया जाता है और दवा आदि में किया जाता है। अगर व्यवहारिक मतलब उद्योग धंधों के लेवल पर देखें तो सेलुलोज एसीटेट जो के निर्माण में किया जाता है, और इसका उपयोग सफ़ेदा बनाने में किया जाता है। ठीक है, किस में बनाने में किया जाता है, सफ़ेदा बनाने में। तो आज आप लोगों ने क्या जाना, जो हम लोग व्हाइटनर का यूज करते हैं उस व्हाइटनर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। अगला हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड देखते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, एक क्षार है, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH होता है। नॉर्मली इसे हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा यानी कि दाहक सोडा कहते हैं। घरों में इसका यूज किस मतलब घरेलू काम में, बर्तन की सफाई करने में कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है, और उद्योग धंधों में देखा जाए तो साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो हमने एक वीडियो बनाया था, साबुन और साबुनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये एक प्रकार का क्या होगा, लवण होगा। इसे हम लोग नॉर्मली चूना कहते हैं। और ये किस टाइप का चूना होगा, ये कैसा चूना होगा, ये अनबुझा चूना होगा। कैसा चूना होगा, अनबुझा चूना है। ठीक है, इसका घरों में इसका यूज घरों की पुताई आदि में करने में किया जाता है। ठीक है, घरेलू उपचार में भी किया जाता है। अगर उद्योग धंधों के लेवल पर देखें तो अमोनिया के निर्माण में और आयरन के निष्कासन में। अगला है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है, और इसे हम लोग कॉमन साल्ट कहते हैं, और साधारण भाषा में इसे यानी कि हम
कॉमन साल्ट का मतलब हुआ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नमक कहते हैं। अब आप जानते हैं नमक का यूज कहाँ होता है, भोजन में होता है। नमक के रूप में इसका यूज होता है। ORS घोल जो आता है, जब लोगों में डिहाइड्रेशन हो जाता है, अर्थात पानी की कमी हो जाती है, लोगों को उल्टियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ORS का घोल दिया जाता है। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी NaCl होता है। और व्यवहारिक उद्योग धंधों में इसका उपयोग क्लोरीन गैस बनाने में और साबुन उद्योग में किया जाता है। अगला है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 होता है और इसे हम लोग धावन सोडा कहते हैं। धावन सोडा यानी कि इसे हम लोग वाशिंग सोडा कहते हैं, यानी कि धोने का सोडा कहते हैं। नॉर्मली इसका यूज काहे में होगा, कपड़ों की धुलाई में होगा और उद्योग धंधों में कांच के निर्माण में और जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। अगला है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और सूत्र इसका है NaSCO3। अब NaSCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसे नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। और इसका यूज जो है वो बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, पेय पदार्थ के निर्माण में किया जाता है, ब्रेड केक आदि बनाने में किया जाता है, भोजन बनाने में किया जाता है। उद्योग धंधों में अगर देखा जाए तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में और पाचक पदार्थों के निर्माण में। यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने ये वाली बात है कि जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा और खाने के सोडा में थोड़ा सा अंतर है। जब इसमें हम क्या कर दें, इसमें हम लोग टार्टरिक एसिड मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, जब NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट में टार्टरिक अम्ल मिला होता है, तब ऐसा विलयन यानी कि ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, बेकिंग पाउडर कहलाता है। तो ये कुछ जानकारी थी अम्ल, क्षार और लवण की। आगे भी कुछ नॉर्मल चीज़ें ही आज इस वीडियो में पढ़ाने का मन बनाया है, तो आप लोगों को नॉर्मल चीज़ें ही बताएंगे। तो अब हम लोग संक्रामक रोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग क्या होते हैं। और अभी जो टाइम चल रहा है तो ये आप देख सकते हैं एक प्रकार का संक्रामक रोगों का ही टाइम चल रहा है। चारों ओर बरसात का मौसम है, तो इस मौसम में क्या होता है, तमाम प्रकार के रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब होता है, देखते हैं क्या मतलब है। संचारी रोगों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। ये भाई संचारी रोग क्या बताया गया कि संचारी रोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। अच्छा, संचारी रोग क्या होते हैं, ये रोग यानी कि संचारी रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, अर्थात सूक्ष्म जीव यानी कि ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से ना देख सकें, ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया एंड वायरस हैं वो क्या हैं, सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, तो ऐसे रोग जो बैक्टीरिया, वायरस और आप फंजाई भी कह सकते हैं। ठीक है, फंजाई यानी आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत का मतलब अभी बताएंगे के कारण फैलते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ पर छूने से फैलते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, संचारी रोग कहते हैं। अब ये जो संचारी रोग हैं ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वायु द्वारा ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जल द्वारा फैल सकते हैं और प्रत्यक्ष संपर्क मतलब डायरेक्ट टच से, ठीक है, डायरेक्ट टच से फैल सकते हैं और ब्लड के माध्यम से भी फैल जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड के माध्यम से भी फैल जाते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, यानी कि ऐसा रोग जो एक स्वस्थ व्यक्ति के से दूसरे में, मतलब ऐसा रोग ऐसे रोग जो क्या होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उन्हें हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, ये रोग वायु द्वारा, जल द्वारा, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा और ब्लड के माध्यम से, या आप कह सकते हो चीज़ों के आदान प्रदान करने से। चीज़ों का आदान प्रदान करने का मतलब क्या होगा, चीज़ों का आदान प्रदान करने का मतलब होगा कि उनके मतलब कोई रोगी है, अगर उसके आप कपड़ों का यूज कर रहे हैं, उसके रुमाल का यूज कर रहे हैं, उसके तकिए का यूज कर रहे हैं, तो इन कारणों से भी क्या हो सकता है, ये रोग फैलते हैं। तो आज यहाँ पर हम कुछ संक्रामक रोगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक सारणी तैयार की है उनकी संक्रामक रोगों की, तो देखते हैं कौन कौन से संक्रामक रोग हैं,
क्या उनका रोगाणु है, फैलने का उनका क्या माध्यम है और कौन से रोग के लक्षण हैं और उसके बचाव कैसे किए जा सकते हैं, रोग से बचाव कैसे किए। तो पहला हमारा संक्रामक रोग है जुकाम। तो आप जानते हैं जुकाम क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान पर बड़ी आसानी के साथ फैल जाता है। तो जुकाम जो होता है वो राइनो वायरस से होता है और इसके फैलने का माध्यम क्या होगा, डायरेक्ट मतलब संपर्क होगा, ठीक है, डायरेक्ट संपर्क के द्वारा ही फैलता है। और इसमें दिक्कत क्या आती है, रोग के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि सामने वाले को जुकाम है। आँखों से पानी का गिरना, मतलब आँखों से पानी गिरता रहता है, ठीक है, नाक से तरल पदार्थ का बाहर निकलना, ये रोग के लक्षण होते हैं। और इसके बचाव के उपाय क्या हैं, इसके बचाव के उपाय जल की कमी से बचना चाहिए, यानी कि बॉडी में यानी कि शरीर में जल की कमी को नहीं होना देना चाहिए और जल की कमी से बचना चाहिए। अगला हमारा चेचक है, ठीक है, अगला हमारा क्या है, चेचक है। जैसे हम लोग गांव देहात में माता के मतलब माता रोग के नाम से जानते हैं, ठीक है, माता रोग के नाम से जानते हैं। और ये रोग एक वायरस से होता है जिसका नाम है वेरियोला वायरस से होता है और ये रोग वायु के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होता है। इस रोग में क्या होता है, सिर और कमर में दर्द होता है, ठीक है, शरीर पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं और तेज़ बुखार होता है। ये कभी कभी दाने क्या होते हैं, ये रोग इतना भयानक हो जाता है कि शरीर पर मतलब रोग ठीक होने के बाद क्या होता है, दाने अपने निशान छोड़ जाते हैं। तो बचना कैसे चाहिए, क्या इसके उपाय करने चाहिए। चेचक का जो टीका है वो अवश्य लगवाएं, ठीक है, चेचक का टीका लगवाना चाहिए। रोगी को अलग रखना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो रोगी है उसे बार बार उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसे एक सेपरेट जगह पर रखना चाहिए। रोगी के बिस्तर पर नीम आदि की पत्तियां रखनी चाहिए, ठीक है, तो नीम आदि की पत्तियां रखनी चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा जब चेचक रोग होता है तो झाड़ने फूंकने वाले भी आते हैं तो उनसे क्या होता है, नीम की पत्तियों से झाड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपने चेचक के बारे में देखा होगा। दूसरा है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, दूसरा इन्फ्लुएंजा आप कह सकते हैं एक प्रकार का जुकाम होता है और ये किससे होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा से होता है और ये फैलेगा किसके से, वायु द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इन्फ्लुएंजा और जुकाम लगभग आप कह सकते हैं दोनों एक ही हैं। तो इसमें क्या होता है, कफ और चक्कर आता है, ठीक है, कफ बनने लगता है, चक्कर आने लगता है, ठंड के साथ तेज़ बुखार आता है, त्वचा का नीला पड़ जाना, मांसपेशियों में दर्द होता है और सांस फूलने लगती है। अब इसके बचाव क्या करने होंगे, ठंड व बासी खाने से परहेज करना चाहिए, गर्म पानी का हमेशा सेवन करना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर इस टाइप का कोई रोग है तो ऐसे भोजन मतलब संतुलित भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, संतुलित भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप पोलियो, दूसरा क्या मतलब अगला क्या है, पोलियो भी क्या है, एक वायरस से होने वाला रोग है जो पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। और ये फैलने का इसका माध्यम क्या होता है, भोजन होता है, जल होता है, ठीक है, और इसकी जो वाहक होती हैं वो मक्खियाँ होती हैं। ये होगा किसके द्वारा, भोजन और जल के द्वारा, लेकिन इसे ट्रांसफ़र करने का काम कौन करेगी, मक्खियाँ करती हैं। इसमें क्या होता है, कौन कौन से लक्षण होते हैं, सिर दर्द है, कमर दर्द है, हड्डी और जोड़ों में दर्द होता है और अंगघात हो जाता है, मतलब जो शरीर के अंग हैं उनमें कोई न कोई विकृति आ जाती है। तो इसमें क्या करना चाहिए, पोलियो का टीका अवश्य लगवाएं, पोलियो का टीका लगवाना चाहिए। रोगी के मल को खुले में ना छोड़ें, ठीक है, रोगी को मल को खुले में छोड़ना नहीं चाहिए, उसे मतलब शौचालय आदि में जाना चाहिए। अगर खुले में जा रहा है तो उसके मल को एक मिट्टी से ढक देना चाहिए। हालांकि अब गांव-गांव में क्या हुआ है, मतलब शौचालय बन चुके हैं। अगला है मलेरिया, अगला क्या है, मलेरिया। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से आता है। जब मादा एनाफिलीज जो मच्छर इंसान को काटता है मतलब काटती है तो मलेरिया रोग हो जाता है, ठीक है। मलेरिया हालांकि मतलब अगर मलेरिया के बारे में पढ़ा जाए तो बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा है मलेरिया के बारे में, लेकिन नॉर्मली ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही होता है। इसमें तेज़ बुखार है, सिर दर्द, बदन दर्द है और कँपकँपी के साथ तेज़ बुखार आता है। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को,
मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और कीटनाशकों का छिड़काव कर देना चाहिए। मतलब जहाँ मच्छर हैं, ठीक है, वहाँ पर कीटनाशक पदार्थ लगा देने चाहिए। घर के आसपास कहीं पर पानी को भरा, मतलब जो भरा है, तो पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खिड़की आदि पर क्या होनी चाहिए, खिड़की आदि पर जाली का इस्तेमाल होना चाहिए। अगला हमारा है डेंगू, जिसे हम लोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। ये डेंगू वायरस से होता है, ठीक है, ये डेंगू वायरस से होता है और इससे भी एक मच्छर काटता है, जिस मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टी, ठीक है। एडीज एजिप्टी नामक मच्छर जब काटता है तो डेंगू नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, ठंड लगने के साथ तेज बुखार आता है, जो 5 से 7 दिन तक रहता है लगभग। सिर दर्द, मांसपेशियाँ, जोड़ों में दर्द होता है, चेहरे, गर्दन और छाती पर गुलाबी रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, इसमें ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ढका रहे, यानी फिर मच्छरदानी का प्रयोग करें। घरों में बर्तन व कूलरों में पानी आदि इकट्ठा ना होने दें। पानी को, कूलरों का पानी हर दिन यानी कि 24 घंटे में बदल देना चाहिए। खून की जांच अवश्य करवानी चाहिए और अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। जो भी आपका फैमिली मेम्बर है यानी फैमिली डॉक्टर है, उससे तुरंत संपर्क करना चाहिए। अगला है चिकनगुनिया। अगला क्या है, चिकनगुनिया। ये रोग एक वायरस से होता है जिसका नाम है आर्बो वायरस, और ये कब होगा, जब मादा एडीज मच्छर काटेगा तब क्या होता है, चिकनगुनिया होती है, ठीक है। इसमें भी ठंड लगना, बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द और त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते और कमजोरी पड़ जाना, यानी कि इसके लक्षण और डेंगू के लक्षण लगभग मिलते जुलते हैं। इसमें भी क्या है, मच्छरदानी का प्रयोग करें। घरों में बर्तन, कूलरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर पूरा ढका रहे और तुरंत चिकित्सक के साथ मिलना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि डेंगू एंड चिकनगुनिया लगभग मिलते जुलते रोग हैं। फिर आता है पेचिस, ठीक है। ये पेचिस जो है एक प्रोटोजोआ से होती है। उस प्रोटोजोआ का नाम होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक प्रोटोजोआ होता है। उसके कारण ये क्या होता है, आपको मतलब हम लोगों में क्या हो जाती है, पेचिस हो जाती है, ठीक है। तो अमीबा के प्रकार हैं। एक एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है, उससे पेचिस हो जाती है। एक होता है अमीबा प्रोटियस, जो झीलों, तालाबों, पोखरों में पाया जाता है, ठीक है। एक होता है एक प्रकार का ये, और एक होता है एंटमीबा, मतलब एक होता है अमीबा जिंजीविले, जो हम लोगों के दांतों, मतलब मसूड़ों में रहता है। कहाँ रहता है, मसूड़ में। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, जिसके कारण क्या होता है, पेचिस रोग हो जाता है। तो ये मतलब भोजन जल वाहक, ठीक है, भोजन जल के द्वारा होगा। और इसके मतलब एक ट्रांसफ़र करने का काम कौन करती है, मक्खियाँ करती हैं। इसमें क्या आता है, बार बार दस्त आने लगने, मतलब पतली पतली लेटरिनें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। पेट में ऐंठन, कमजोरी लगना और तरल मल का बाहर निकलना। इसमें क्या करना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए। भोज्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। खुले भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है हमारा प्लेग। प्लेग के बारे में, इसे हम लोग काली मौत के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम लोग काली मौत के नाम से जानते हैं। ये पेस्टिस जीवाणु के द्वारा होता है और पिस्सू एवं चूहों के माध्यम से फैलता है, ठीक है। किससे, चूहों के माध्यम से ये फैलता है और ये मतलब बहुत घातक रोग होता है, जिसे हम लोग काली मौत के नाम से जानते हैं। इसमें तेज बुखार आता है, अति तीव्र ज्वर यानी कि बहुत तेज बुखार, आंखें लाल हो जाती हैं और अंदर धंस जाती हैं जांघ, ठीक है, और जांघों में गिल्टियाँ निकल आना, यह प्रकार के लक्षण हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसमें क्या करना चाहिए, अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत इलाज कराना चाहिए, चूहों को समाप्त कर देना चाहिए और प्लेग का टीका लगवाना चाहिए। अगला है अतिसार, इसे हम लोग डायरिया के नाम से जानते हैं और ये जीवाणु, विषाणु, पैरासाइट आदि के माध्यम से होता है। दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है। इसमें निरंतर दस्त आते हैं, मल के साथ रक्त आने लगता है, शरीर में जल की कमी हो जाती है और पतले पतले मल का स्राव होता है, ठीक है। तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी को उबाल कर पीना चाहिए। चीनी नमक का घोल आदि लेना चाहिए और डॉक्टर से उपचार कराना चाहिए। अगला रोग है हैजा।
अगला रोग क्या है? हैजा। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है जिसका नाम है विब्रियो कालेरी, और ये दूषित जल के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। इसमें सफ़ेद पतले दस्त आते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर में ऐंठन होती है और शरीर में दर्द होता है। इसमें भी क्या करना चाहिए? नमक चीनी का घोल लेना चाहिए, रोगी को देना चाहिए, हैजे का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है, और एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है जापानी मस्तिष्क ज्वर, ठीक है, जिससे ये विषाणु, ठीक है, विषाणु, जीवाणु, कवक और स्पोरोकीट आदि के द्वारा हो सकती है, ठीक है। तो मच्छर है, मच्छर पानी, मतलब ऐसा पानी जहाँ मच्छर बैठते हैं उसके प्रदूषण से भी ये हो जाती है। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन, झटका आना, उल्टी आना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें क्या करना चाहिए, मतलब बचना, इस रोग से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करें, कीटनाशकों का छिड़काव कर दें, क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें। बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से क्या करना चाहिए? इलाज कराना चाहिए और टीकाकरण अर्थात वैक्सीनेशन होना चाहिए। और इस रोग से आप सब परिचित होंगे, इस रोग ने पूरे भारत का पूरी दुनिया को हिला कर रखा था, जिसका नाम था कोविड-19। और ये कोरोना वायरस से हुआ था। कोरोना वायरस एक सार्स टाइप का वायरस था, ठीक है, सार्स वायरस था। तो इसे हम कोरोना वायरस को सार्स कोव 2 वायरस के नाम से भी जानते हैं। ये रोगी के संपर्क, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से आएँ, चाहे आप अप्रत्यक्ष रूप से आएँ, ये रोग बड़ा भयानक रोग था। आपने देखा होगा इस रोग में क्या दिक्कत आती थी? इस रोग में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है रेस्पिरेशन की अर्थात श्वसन की। और ये इस रोग ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को इन्फेक्ट किया तो वो हमारे शरीर के क्या थे? फेफड़े थे, ठीक है। क्या थे? फेफड़े। फेफड़ों की जो एल्वोलाई होती हैं उन्हें सबसे ज़्यादा संक्रमित किया था। सांस लेने में तकलीफ होती थी, इसलिए क्या होता था? रोगी की जल्दी से मृत्यु हो जाती थी और इसमें क्या होता? ऑक्सीजन मिल नहीं पाती थी। तो इसमें क्या था? बुखार, सूखी खांसी, छींक आना, थकान लगना, सांस लेने में तकलीफ और गंध महसूस नहीं होती थी, ठीक है। गर्म पानी से गरारा करना, हाथ को साबुन या सैनिटाइजर से बार बार धोना, मास्क का प्रयोग करना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, बीमारी होने पर चिकित्सक को बताना। तो ये हमारे थे कुछ संक्रामक रोग जिनके बारे में आज हमने जाना, ठीक है। तो अब इनसे बचा कैसे जा सकता है संक्रामक रोगों से? तो संक्रामक रोगों से बचने का एक सबसे बढ़िया उपाय ये है कि जो भी संबंधित रोग के रोगाणु हैं उन्हें क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए। रोगाणुओं को नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे निसंक्रमण के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निसंक्रमण कहते हैं। निसंक्रमण में जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, निसंक्रमण प्रक्रिया में जो पदार्थ यूज किए जाते हैं उन्हें निसंक्रमण पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे आपका फिनाइल हो जाएगा, कार्बोलिक एसिड हो जाएगा, चूना हो जाएगा, डीडीटी हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ये सब क्या होते हैं? रोगाणुओं को मारने वाले पदार्थ होते हैं। इसके अलावा और कुछ भी विधियां हैं, जैसे जलाना हो गया, वाष्प यानी कि भाप हो गई, सूखी गर्म हवा हो गई, उबाल मतलब जल को जब उबालते हैं तो जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये ये हमारे क्या थे? जीवाणुओं को मारने के उपाय थे या संक्रामक रोगों से बचने के उपाय थे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोगों के संक्रामक रोग होते हैं, कौन से संक्रामक रोग होते हैं, तो इनसे बचने का सबसे एक सही उपाय यही है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर और अपने आसपास क्या रखनी चाहिए? साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ आज 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक था जिसमें हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा था, कुछ नॉर्मल टाइप के थे। और यहाँ बायोलॉजी के टॉपिक में हम लोगों ने संक्रामक रोग के बारे में जाना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।